नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। ये एमपी टेट वर्ग 2 की जो है प्रैक्टिस चल रही है। इसमें एनसीईआरटी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं। कहने का मतलब ये है कि हम अंधेरे में हाथ पैर नहीं मारेंगे, बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों के साथ चलेंगे। कई सारे प्रश्न तो इसमें ऐसे होंगे जो किसी और चैनल पर आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करके मैं ये क्वेश्चंस लाती हूँ। और आपको करना क्या है कि पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि एक एक प्रश्न यहाँ बहुमूल्य है। मैं आपको कचरा नहीं दूंगी प्रश्नों का, नहीं, मैं बहुत ही चुनिंदा प्रश्न दूंगी और उसी में आपका काम चलेगा। और जो मैं एक्सप्लेन करूँगी वो भी इम्पॉर्टेंट ही होगा, वो मैं फालतू चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी। तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि प्रैक्टिस। आप स्पीड पे डाल लें, अगर आपको टाइम की कमी लग रही है तो स्पीड पे डाल सकते हैं, बट स्किप मत करना। सारे नोट्स आपको करने हैं वहाँ पर। तो ये प्रैक्टिस सेट बनाने में मेरी काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत ही रिसर्च करके मैं ये सारी चीज़ें लाती हूँ और एनसीईआरटी से सारा एक एक फैक्ट निकालती हूँ, पूरी बुक्स पढ़ती हूँ इतनी सारी। तो मतलब काफ़ी मेहनत लगती है और टाइम भी बहुत ही लगता है। पूरा दिन पढ़ करके मैं एक प्रैक्टिस सेट बनाती हूँ। तो यदि आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसको आगे और मेहनत से और अच्छे से कैरी करूँगी इस सीरीज को। तो प्रैक्टिस पर इतनी मेहनत मतलब मैं तभी करूँगी जब आपका रिस्पांस आएगा। और आपके रिस्पांस मुझे कैसे पता चलेंगे? आपके लाइक, कमेंट एंड सब्सक्रिप्शन से मुझे पता चलेगा कि आप कितना रिस्पांस कर रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं मेरी इस क्वेश्चन को, सीरीज को। और अगर आप बड़ी संख्या में जुड़ते हैं तो मैं ये जो क्लासेज हैं इनको लाइव लेना भी शुरू कर दूँगी। मैं चाहती हूँ कि अपना अनुभव जो मेरे पास अनुभव है तो वो मैं आप लोगों को दूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप भी उसका बेनिफिट उठाएं। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को करना क्या है कि ये वीडियो अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उसमें शेयर कर दीजिए। जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है और भी जो इंस्टाग्राम है उस पर शेयर कर दीजिए। तो वहाँ से जिन लोगों की नीड होगी वो जुड़ जाएंगे और जैसे ही आपकी संख्या बढ़ती है तो मैं लाइव आकर के आपको ये प्रैक्टिस करवाऊँगी और आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगी। और प्लस में और ज़्यादा मेहनत करके आपके क्वेश्चंस को बढ़ा दूंगी यहाँ पर, ताकि विद इन 1 मंथ आपका सारा मैं कंप्लीट कर सकूँ ये सीरीज क्वेश्चंस की। तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आपका रिस्पांस कैसा है, क्योंकि जब जिस चीज़ में बहुत मेहनत लगती है तो उसका हम रिस्पांस भी देखते हैं कि भाई हमारे इतनी मेहनत के बाद रिस्पांस कैसा आ रहा है। तो ये आगे आप पे सब कुछ डिपेंड होगा। चलिए देखते हैं फिलहाल पहला क्वेश्चन क्या है? नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? तो ऑप्शन है, अब ये मत सोचिएगा कि ये नेपाल आ गया, इसमें भारत तो है ही नहीं। आपके टॉपिक में जो है मैंने देखा है, मैं टॉपिक को रिसर्च देख के सब चीज़ों को बताया ना, रिसर्च बेस्ड हिस्ट्री करा रही हूँ। तो आपके आसपास के जो देश हैं, पड़ोसी देश, वो भी हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कुछ भी मैं आपको फालतू नहीं दूँगी। नेपाल देख के डर मत जाना। तो नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? 2004 में, 2005 में, 2007 में, 2008 में। तो नेपाल में लोकतंत्र स्थापित होता है 2008 में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 2008 में वहाँ राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया। ठीक है। इसके पहले 2090 में ये राजतंत्र था और राजतंत्र के साथ जो है मंत्रिपरिषद भी थी एक। तो वो फिर धीरे धीरे 2005 में क्या हुआ, राजा ने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसके बाद जनता ने जो है संघर्ष किया और 2008 में फाइनली इन्होंने क्या किया कि राजतंत्र को हटाकर वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित कर दिया। ठीक है, 2008 ये इंपॉर्टेंट है इतना, बाकी और आप मत देखो। 2008 नेपाल आपका पड़ोसी देश है, आपको पता होना चाहिए वहाँ लोकतंत्र कब स्थापित हुआ। तो 2008 में हुआ। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स आप अलग बनाएंगे, बाकी के जो भी क्वेश्चंस आपके हैं उनमें नहीं मिलाएंगे। मेरे नोट्स अलग बनाइए, फिर आप इसका बेनिफिट देखिएगा। एग्जाम के बाद हम बात करेंगे। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है? नेपाल में नया संविधान कब आया? नया संविधान 2008 में क्या है, लोकतंत्र बनता है राजतंत्र को हटा करके। तो नया संविधान कब आता है? पुराना संविधान जो होता है 1990 का, उसमें क्या है, राजा को सारी सत्ता रहती है। तो ये लोग ये संविधान अपनाते नहीं हैं। फिर ये क्या करते हैं, नया संविधान बनाते हैं। और ये अपनाते कब हैं? 2015 में। 2008 में लोकतंत्र स्थापित कर लेते हैं, फिर उसके बाद संविधान का प्रोसेस शुरू होता है। 2015 में फाइनली ये नया संविधान अपना लेते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें याद रखनी, 2008 में नेपाल में लोकतंत्र स्थापित होता है और 2015 में ये नया संविधान करते हैं, अपना लेते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें। आगे देखते हैं, संघवाद किसे कहते हैं? सरकार
संघ में हो उसे संघवाद कहते हैं, या गठबंधन की सरकार हो उसे कहते हैं, या देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहते हैं, या विभिन्न समुदाय को महत्व दिया जाता हो जिस देश में, उसे संघवाद कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। संघवाद का मतलब होता है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार, जैसे अपने यहाँ है केंद्र की सरकार हो गई, राज्य की सरकार हो गई, उसके बाद ये हमारी स्थानीय सरकारें हो गई जिसे लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। संघवाद का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकार हो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप बिल्कुल इनको नोट डाउन कीजिए, एक्सप्लेनेशन में भी जो चीज़ें बता रही हूँ वो भी नोट डाउन करते जाइए। एक एक क्वेश्चन यहाँ सोने का है और आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। अभी मैं क्या ही कहूँ, ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, इसलिए ठीक है बस इतना ही कह रही हूँ कि बस इनको आप अलग नोट डाउन करके सबसे पहले इनको पढ़िएगा, बाद में दूसरे पढ़िएगा। देखते हैं, संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई? 26 नवंबर 1949 को। भाई हिंदी की काउंटिंग में थोड़ा गड़बड़ है इसलिए इंग्लिश में सुन। 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 24 जनवरी 1950 को, या फिर 26 दिसंबर 1949 कब है? तो 24 जनवरी 1950 को क्या है, संविधान की आखिरी बैठक होती है। संविधान की आखिरी बैठक होती है और इसी दिन क्या होता है, संविधान की एक प्रति पर जो संविधान होता है उस पर जो है सभी हस्ताक्षर करते हैं इसमें। ठीक है, तो हस्ताक्षर चाहे आखिरी बैठक पूछ ले या फिर संविधान में हस्ताक्षर कब किया गया था, तो दोनों की डेट एक ही है। दोनों की डेट एक ही, चाहे हस्ताक्षर पूछे चाहे आखिरी बैठक पूछे, दोनों की डेट यही है 24 जनवरी 1950। ठीक है, इसमें इनकी आखिरी बैठक होती है और इसी में ये हस्ताक्षर भी करते हैं संविधान की एक प्रति पर। तो ऑप्शन सी आपका सही होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या जॉन मथाई। तो भारत के जो है पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पटेल थे। पटेल जो है पहले उप प्रधानमंत्री थे। जबकि अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की तो ये अध्यक्ष थे उस समय, और नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और अगर हम जॉन मथाई की बात करें तो जॉन मथाई क्या थे? वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री। देखो ये सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा वो नहीं बताऊंगी। बस 4-6 नाम हैं जो पहले पहले करके हैं, इम्पोर्टेंट हैं, तो वो आपको देखना है। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ये भी अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे ना, और ये स्थायी थे, स्थायी अध्यक्ष थे। जबकि अस्थायी कौन था? अस्थायी कौन था? मैंने पहले की प्रैक्टिस में पहले दिन वाले में करा रखा है अस्थायी सदस्य के बारे में, आप कमेंट करेंगे। ठीक है, अस्थायी कौन थे मैंने करा रखा है। फर्स्ट की जो आपकी एमपी टेट की प्रैक्टिस है उसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। नेहरू कौन थे? ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्रधानमंत्री थे। और पटेल उप प्रधानमंत्री थे। 2-3 नाम और हैं इंपॉर्टेंट, वो इसी में देख लो आप और इनको नोट डाउन कर लो। दौलत राम क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। यहाँ देख लेते हैं, दौलत राम क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, ये दौलत राम हो गए। एक थी राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी? राजकुमारी, ये लेडी हैं, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ये क्या थी? ये थी स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, 2-4 नाम ही दूंगी, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए। स्वास्थ्य मंत्री, इनको आप लिख के, थोड़े से हैं, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। और पटेल उप प्रधानमंत्री थे, बता ही दिया है। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ठीक है, जगजीवन राम क्या थे? ये श्रम मंत्री थे। ठीक है, श्रम मंत्री थे। इतने आप जो है, दौलत राम क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। राजकुमारी कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। जॉन मथाई वित्त मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, है ना। नेहरू प्रधानमंत्री थे। पटेल उप प्रधानमंत्री थे। हो गया। इतने नाम आपके जो है इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप थोड़ा सा पढ़ लेना 2-4 बार, आपको समझ में आ जाएगा, मतलब याद होना चाहिए। इतने नाम तो याद कर ही लेना। आगे देखते हैं,
संयुक्त राज्य अमेरिका में किस शपथ को चुनौती दी गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में किस शपथ को चुनौती दी गई? जो नेतागण शपथ लेते उसको चुनौती दी गई, या स्कूली बच्चों के द्वारा लेने जाने वाली शपथ को चुनौती दी गई, या राजनीतिक दलों की शपथ को चुनौती दी गई? किसको दी गई? या उपयुक्त कोई नहीं। तो होता क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं, प्लेज ऑफ एलिजियंस। इसको इंग्लिश में भी देख लो, प्लेज ऑफ एलिजियंस। वैसे ये आएगा नहीं, हिंदी में ही पूछा जाएगा आपसे, जो अगर हिंदी में हिंदी, इंग्लिश में इंग्लिश। प्लेज ऑफ एलिजियंस, तो इसकी ये शपथ लेते हैं स्कूली बच्चे। तो ये इस शपथ में क्या आता है कि ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश आता है। क्या आता है? ये इम्पोर्टेंट है, इधर से भी पूछ सकता है। ठीक है, ईश्वर की छत्र छाया है, कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट है इसमें, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट सुन लो, याद हो जाएगा। ईश्वर की छत्र छाया क्या आता है? वाक्यांश। शपथ में जब शपथ लेते हैं ये बच्चे, तो ये वाक्यांश आता है उस शपथ के लेने के दौरान। तो होता क्या है कि वहाँ पर जो है 60 ईयर पहले ही ये तय कर दिया गया था कि यदि किसी इस वाक्यांश के कहने से, बोलने से किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है तो इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं, मतलब वो बच्चा इसको ना बोले, कोई बात नहीं। लेकिन ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वाले का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। जो चर्च और राज्य यानी कि धर्म और राज्य के बीच में जो पृथक्करण का एक इनका है, पृथक्करण की नीति अपनाई गई है, तो उल्लंघन करता है, उस जो है प्रोविज़न का उल्लंघन करता है। तो ये इस उस पे इनको ये जो है चुनौती दी जा रही है इसको, कि धर्म और इन्होंने, अमेरिका ने क्या है, पृथक्करण की नीति अपनाई है, पृथक्करण का जो है नीति अपनाई है किसमें? चर्च और राज्य के बीच में, तो उसका उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, और संविधान के कौन सा संशोधन? पहला संशोधन। ये भी अमेरिका संविधान के पहले संशोधन का उल्लंघन करता है, ये पहले संशोधन। ठीक है, अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन का उल्लंघन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। कौन कर रहा है? ये वाक्यांश कर रहा है, और इसी आधार पे इसको कई बार मतलब चुनौती दी गई है कि ये मतलब क्यों कराया जा रहा है स्कूल में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन दिया? नहीं दिया। स्कूली बच्चों को, स्कूली बच्चे शपथ लेते हैं, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्कूली बच्चों को। देखते हैं, सिखों को हेलमेट न लगाने पर जुर्माना क्यों नहीं पड़ता है? सिख क्या होते हैं कि हेलमेट नहीं लगाते, उन्हें जुर्माना क्यों नहीं पड़ता है? उनकी जो पगड़ी लगी रहती है ऑलरेडी इतनी मोटी सी, वो सिर की सुरक्षा करती है, इसलिए उनको छोड़ दिया जाता है कि भाई सिर पे कुछ तो है ही सुरक्षा के लिए। या पगड़ी सिखों के धर्म प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको ढील दी गई है, थोड़ा सा उनके लिए रियायत बरती गई है। या पक्षपात किया जाता है, भाई उनका पक्ष लिया जाता है, या उपयुक्त सभी क्या है? तो जो सिख हेलमेट नहीं लगाते हैं उसका क्या रीज़न है कि पगड़ी जो है सिखों के धर्म प्रथाओं के मुताबिक एक महत्वपूर्ण आचार व्यवहार है, महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण प्रथा है, तो इसलिए जो है वहाँ पर कानून ने उनको ढील दे दी है कि ठीक है, ये आपके जो है धर्म का मामला है, तो आप, मैं इस पर कोई फोर्स नहीं करूँगा, आप जो है पगड़ी बांध रहे हैं तो पगड़ी के ऊपर तो हेलमेट लगेगा नहीं, तो ठीक है आप पगड़ी ही लगाइए, इसलिए वहाँ पर इनको थोड़ा सा ढील दी गई है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, पगड़ी से उनको, पगड़ी जो लगाए रहते हैं सिख, उनको जुर्माना क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि पगड़ी सिख धर्मों की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, और राज्य जो है धर्म में जहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, कुछ गलत हो रहा है, तभी वैसा हस्तक्षेप करता है, अदरवाइज़ धर्म में वो बहुत ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करना चाहता है। कुछ जैसे सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, जैसे सती प्रथा वगैरह, ये सब, तो इनमें इस तरह की कुरीतियों में समाज हस्तक्षेप करेगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें होंगी या सामाजिक कुरीतियां होंगी, उनको हटाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्म और राज्य के मध्य कैसे संबंध हैं? धर्म और राज्य है ना, हमारे यहाँ क्या है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष है, तो और वो किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ना किसी धर्म का पक्षपात करेगा, ना किसी को दबाएगा,
और ना ही वो किसी राज्य का कोई धर्म नहीं है, ना ही राज्य किसी धर्म को फॉलो करेगा। तो जो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पर कोई धर्म से रिलेटेड त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो ऑप्शन है आपका राज्य धर्म की अनदेखी करेगा, दोनों पृथककरण की नीति अपनाएंगे, एक दूसरे में दखल देंगे, उपरोक्त कोई नहीं। तो जो धर्म और राज्य है वहाँ का, या चर्च और राज्य है, तो इसमें संबंध ऐसे हैं कि दोनों पृथककरण की नीति अपनाएंगे, दोनों पृथककरण की नीति अपनाएंगे, यानी कि एक दूसरे में दखल नहीं देंगे। जो एक दूसरे के कार्य होंगे उसमें बिल्कुल भी ये दखल नहीं देंगे, ठीक है। यही होती है पृथक्करण, इसी को बोलते हैं पृथक्करण, यानी कि बिल्कुल अलग अलग हो जाना, तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिटलर ने किस धर्म के लोगों को मरवाया? क्वेश्चन आपके लिए इजी हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो मैं सारे डाल रही हूँ क्योंकि कई लोगों के लिए इजी होगा, कई लोगों को उतना ध्यान नहीं दिया होगा। तो ऑप्शन है यहूदी, कैथोलिक या ईसाई या जैन। तो हिटलर ने लाखों यहूदियों को धर्म के नाम पर मरवाया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रांस में कब प्रावधान लाया गया कि कोई विद्यार्थी बुर्का और यहूदी टोपी और ईसाई क्रॉस नहीं पहनेगा? कब लाया गया? 2004 में लाया गया, 2005 में लाया गया, 2006 में लाया गया, 2008 में लाया गया। कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग को क्वेश्चन वहाँ पर पता है तो आंसर करते जाइए, या फिर लास्ट में मुझे अपने नंबर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा कि इतने नंबर आपने लिए, इतने नंबर आपने वहाँ पर स्कोर किया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2004 में, ठीक है। 2004 में फ्रांस ने क्या किया था? ये प्रावधान लाया था। और इसमें क्या हुआ कि ये फरवरी 2004 में फ्रांस में कानून बनाया गया था, जिसमें कि ये सारी चीज़ें जो हैं धर्म से संबंधित, इसमें ये सारी चीज़ें पहन करके विद्यार्थी स्कूल नहीं जाएगा। और क्या हुआ कि फ्रांस में रहने वाले अप्रवासी जो थे, ये इन्होंने काफ़ी विरोध किया। ये मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो लोग, जो अप्रवासी। तो ये इन अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को मेन यही देश थे। ये देश क्या थे? पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। और 1960 के दशक में फ्रांस में क्या हुआ, मज़दूरों की कमी हो गई थी। तो इन अप्रवासियों को क्या वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए कि फ्रांस में आकर के काम करो आके। अब ये प्रवासी वहाँ गए, काम किया और रह गए। अब जो है 2004 में ये लाया गया कि ये अपने धर्मों से संबंधित वहाँ पर कोई भी निशानी पहन के स्कूल नहीं जाएंगे। इस चक्कर में जो ये अप्रवासियों की बेटियाँ जो थी, ये रुमाल बांध करके स्कूल जाती थी, तो इनको स्कूल से निकाल दिया गया। क्योंकि ये रुमाल बांध के स्कूल जाते थे, इनको निकाल दिया गया था। तो ये हुआ 2004 में ये आया था। पीछे की स्टोरी थोड़ा सुन लो क्योंकि चीज़ें फिर फिक्स हो जाएंगी, नहीं तो आप कहाँ तक रूट लर्निंग करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो 2004 में ये हुआ था, ठीक है। और अगर हम दशक की बात करते हैं, 1960 का दशक जैसे बोला, तो 1960 के दशक के मतलब क्या हो गया, कई लोगों को पता होगा, कई को नहीं पता होगा। तो हम इसका मतलब है कि हम 1960 से लेकर के और 69 तक की बात कर रहे हैं, ये है दशक, ठीक है। अगर 1960 के दशक की बात की हमने, 1960 के दशक की बात की, तो पीरियड क्या टाइम पीरियड आएगा उसके अंतर्गत? 60 से 69 तक, ये 10 साल हो जाएंगे, ठीक है। 70 में करेंगे, 70 के दशक में, तो 70 से 79 ऐसे हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम्स में, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, हर चीज़ थोड़ी रटनी होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बजट पर चर्चा करने की मांग कब की? तो 1885 में की या 1892 में की? 92 हाँ, 1892 में की या 1888 में की या 1886 में की? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बजट पर चर्चा करने की मांग कब की? तो इन्होंने किया था 1885 को, जिस साल इन्होंने ये राष्ट्रीय कांग्रेस जो है स्थापना इसी साल होती है 1885 में, और इसी साल इन्होंने बजट पर चर्चा करने की मांग की थी। और इसके अलावा इन्होंने कहा था कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। इनकी क्या क्या मांगे थी? तो एक तो ये बजट पर चर्चा करने की मांगी थी इन्होंने 1885 में, और दूसरा क्या मांगा था? दूसरा इन्होंने मांगा था कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, विधायिका में
निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, है ना। और क्या मांगा था, और इन्होंने मांगा था कि प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। इनको कोई अधिकार नहीं था ना, बजट पे वोटिंग का भी अधिकार नहीं था और चर्चा का अधिकार भी नहीं था, प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रश्न पूछने का क्या अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। ये 3 बातें इन्होंने मांगी थी इसके अंतर्गत, ठीक। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पर 1885। लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु क्या होता है? जो लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सहमति, असहमति, मतदान, आंदोलन। तो लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है सहमति होता है ना। इसका अर्थ क्या होता है? चाह होता है, स्वीकृत होता है, लोगों की हिस्सेदारी होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके मतलब में। और लेकिन जो सहमति को लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत इजी है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में लोग क्या करते हैं? प्रतिनिधि चुनते हैं, अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी लेते हैं, अप्रत्यक्ष नियम निर्माण करते हैं, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसमें ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र होता क्या है कि जनता प्रतिनिधि को चुने और चुन करके उसको संसद में भेजे, जो हमारी विधान सभाएँ हैं और लोकसभा है, इसमें भेजे। तो क्या हुआ कि वो प्रतिनिधि चुनते हैं और अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी लेते हैं, यानी कि जो प्रतिनिधि क्या कर रहा है, निर्णय ले रहा है, तो वो जनता के अब उसमें अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी है, वो जनता के अकॉर्डिंग निर्णय लेगा और जन सामान्य के लिए ही निर्णय लेगा। नहीं तो क्या हो रहा है, वो उसको पता है कि जैसे ये टर्न पूरा होगा वो निकाल के उखाड़ के उसको फेंक दिया जाएगा, ठीक है, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो उसको पता है, तो वो जनता के अकॉर्डिंग ही जो है अपने डिसीजन लेता है। और नियम निर्माण करते हैं, तो यस, इसमें भी अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि नियम निर्माण भी जनता के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं। नहीं होंगे तो वो निकल जाएंगे, उनको पता है। तो ये सब प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र होता है। तो इसमें ये सब होता है और हमारे यहाँ यही है ज़्यादातर में, अब यही है ज़्यादातर जो लोकतांत्रिक देश हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें जो है राष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए कर रही हूँ। राष्ट्रपति आ जाता है और राज्यसभा और प्लस लोकसभा, है ना, लोकसभा, ये 3 अंग होते हैं। ये 3 अंग होते हैं, लेकिन यहाँ जानने वाली बात यह है कि अंग तो 3 होते हैं, लेकिन सदन 2 ही होते हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर के जो है संसद बनती है। लेकिन अगर पूछे जाए कि सदन कितने होते हैं, तो सदन होते हैं 2। ध्यान में रख लेना, जिसको नहीं पता है ध्यान में रख लेना, सदन होते हैं 2। कौन से? ये राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। सदन सिर्फ 2 होते हैं, अंग 3 होते हैं, क्योंकि अंग में जो है राष्ट्रपति भी आ जाता है। तो अंग 3 होते हैं, सदन 2 होते हैं। राज्यसभा जो है उच्च सदन है, ठीक है। ये निम्न सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। ये स्थायी है, ये अस्थायी है, ठीक है। ये भंग हो सकता है बीच में भी, और अपना जब कार्यकाल पूरा कर लेता है 5 साल का, तब भी ये भंग होकर फिर दोबारा होता है। और लेकिन इसके क्या होता है कि इसके कुछ सदस्य रिटायर होते रहते हैं और नए उसकी जगह पर आते रहते हैं। तो बस इसमें ये काम चलता रहता है, और ये भंग कभी नहीं होती है, ठीक है। उच्च सदन है, स्थायी है, तो ये कभी भंग नहीं होती, ये भंग होती है, या अस्थायी है। ये निम्न सदन भी है। तो हो गया, यहाँ पर चलते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ईवीएम पूरे देश में कब इस्तेमाल किया गया? ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। तो कब हुआ पूरे देश में? जो है जो हमारे ये पूरे देश में एक साथ, पहले तो थोड़ी जगहों में शुरू हुई थी, लेकिन पूरे देश में कब हुआ? तो ऑप्शन है 2003, 2004, 2005, 2006। तो ये भी होता है 2004 में होता है, ठीक है। 2004 में ईवीएम का प्रयोग होता है। और
कब होता है? आम चुनाव, यानी कि जो ये लोकसभा के चुनाव होते हैं इसमें आम चुनाव जिसमें जनता मतलब जा कर के भाग देती वो क्या करती है, लोगों अपने अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसमें उसे आम चुनाव बोला जाता है। तो आम चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ था और 2004 में हुआ था। और इसने क्या किया था, इसमें 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई थी। मतलब क्योंकि ये मतपत्र की जब छपाई होती थी, भाई इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, तो जब इनके मतपत्रों की छपाई होती थी तो कितने 1,50,000 पेड़ों की बलि चढ़ जाती थी, तब जाके ये मतपत्र छपते थे। और जो क्या है, इन पेड़ों का काट कर 8,000 टन कागज़ बनाना पड़ता था, जो 8,000 टन कागज़ बनता था और तब जाके ये मतपत्र छपते थे। तो इससे कितने, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, पूछ सकता है, तो आप ये थोड़ा सा देख लीजिए। कितने, 1,50,000 जो है, 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई है ना, पेड़ों की रक्षा होती है इसमें, किसमें, ईवीएम के आने से। और जो है पेपर कितना इनको बनाना पड़ता था, कागज़ कितना बनाना पड़ता था, 8,000 टन है, 8,000 टन इनको कागज़ बनाना पड़ता था। किस लिए, इनकी छपाई के लिए कागज़ बनाना पड़ता था, है ना, किस लिए, इनकी छपाई के लिए। जो मतपत्र होते थे, मतपत्रों की छपाई के लिए इतना जो है ये सब होता था। आगे देखते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ईवीएम जो है 2004 में पूरे देश में आम लोग जो ये आम चुनाव हुए थे इसमें पूरे देश में यूज की गई थी। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, या उपर्युक्त कोई नहीं? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला, यदि हम सरकार शब्द इस्तेमाल करते हैं तो जेहन में क्या आता है? ये देखिए, ऐसे ही सेंटेंस दिए हुए हैं, तो मैं आपको लैंग्वेज भी वही दूंगी जो कि आप एग्ज़ाम में समझ सकें, आप एग्ज़ाम में उनको समझें, क्योंकि लैंग्वेज कई बार इतनी टफ आ जाती है कि उसमें ही हम घूम के रह जाते हैं। तो यदि हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो जेहन में, यानी कि हमारे दिमाग में, हमारी सोच में क्या चीज़ आती है, समझ में जो हमारे सबसे पहले तस्वीर उभरती है वो क्या होता है? विधायिका होती, कार्यपालिका होती, न्यायपालिका होती, या संसद होता है? तो जब हम सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे जेहन में कार्यपालिका आती है। ठीक है, कार्यपालिका, सरकार का मतलब एक प्रकार से पूरा तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ सरकार का बहुत ज़्यादा मतलब है कि क्या कार्यपालिका, और कार्यपालिका का बहुत ज़्यादा मतलब है सरकार। देखते हैं अगला, क्वेश्चन 18 कह रहा है लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 555 होते हैं, या 245 होते हैं, या 545 होते हैं, या 233 होते हैं। तो लोकसभा में कुल सदस्य होते हैं 545। ठीक है, 545 टोटल सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो 245, 233, 545, 550। तो यहाँ बात हो रही है निर्वाचित सदस्य, है ना, निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि निर्वाचित सदस्यों की ही बात हो रही है, और जबकि राज्यसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, ये निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 233 होते हैं। ठीक है, 233 होते हैं निर्वाचित सदस्य, प्लस 12 होते हैं मनोनीत। ठीक है, मनोनीत होते हैं 12। इनका मनोनयन कौन करता है ना, इन जो 12 का है मनोनयन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। तो 233 प्लस ये 12 कितने हो गए? 245, है ना। तो टोटल 245 होते हैं। लेकिन अगर पूछे कि टोटल कितने होते हैं, भाई राज्यसभा में कुल कितने होते हैं, तो कुल जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पे 45 हो जाएगा, जहाँ पे निर्वाचित आएगा वहाँ पे 233 हो जाएगा, जहाँ पर मनोनीत आएगा वहाँ पे 12 हो जाएगा। तो सदस्यों को भी आपको 3 प्रकार से देखना है ना, ध्यान देना है। क्वेश्चन का एक एक वर्ड जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है। निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य, कुल सदस्य। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को निर्वाचित करता है? क्वेश्चन ही गलत दिया गया है। मनोनीत करता है, निर्वाचित नहीं करता है ना। मनोनीत करता है। तो
अभी भी हमने बात कर ली है 15 करता, 16 करता, 12, 14, तो हाँ हमने डिस्कस कर ही लिया है कि 12 सदस्यों को निर्वाचित करता है। और ये अगर हम बात कर लें कि मतलब ये किस फील्ड से लिए जाते हैं, तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, है ना। तो अभी आप कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर को क्यों ले लिया गया, ना तो वो साहित्य से हैं, ना विज्ञान से हैं, ना कला से हैं। ये ध्यान रखो कि गेम जो है ये कला में नहीं आता है, ठीक है। तो जो है सचिन तेंदुलकर को जब मनोनीत किया था राष्ट्रपति ने, तो समाज सेवा, ठीक है, समाज सेवा के बेसिस पे उन्होंने किया था। समाज सेवा की क्राइटेरिया में रख करके उन्होंने किया था कि मतलब वो इतना खेल करके देश का नाम कर रहे हैं, एक प्रकार से समाज सेवा कर रहे हैं, तो जो है इतना अच्छा खेल के तो उन्होंने इनको मनोनीत किया था। लेकिन इस क्राइटेरिया में डाल करके मनोनीत किया था, समाज सेवा की क्राइटेरिया में डाल के मनोनीत किया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना। तो आज हमने 20 क्वेश्चन लिए थे। आगे जैसा आप लोग बताएंगे वैसा आगे काम चलता रहेगा। क्वेश्चन बढ़ाने हैं, कितना आपका रिस्पॉन्स आता है, कैसा आता है, उस अकॉर्डिंगली मैं भी चलूँगी। धन्यवाद। मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी आपकी, ठीक है। धन्यवाद।